तो अभी तक हमने पी पॉइंट में नेगेटिव चार्ज के द्वारा कितना इंटेंसिटी है और ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कितना इंटेंसिटी है उसको निकाला। और हम लोग ये जो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा मतलब बी पॉइंट में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके द्वारा पी में जो इंटेंसिटी है वो निकाल दे। E1 = 1/4πε बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलॉन्ग बी टू पी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ पुश कर देगा। उसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम फॉर्मूला E2 उसको ले लिया है 1/4πε0 और ये हो गया Q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, है ना, और एट P टू A इस तरफ, मतलब E1 का डायरेक्शन उधर की तरफ जा रहा है और E2 का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। तो यहां तक तो हम समझ गए और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ये भी हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया कि देखो यहाँ पे E1 E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन वाइज दे आर डिफरेंट, अलग अलग डायरेक्शन, दोनों सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो हम क्या करेंगे कि E1 को देखो जरा ध्यान देना, मैं इस वाला को E1 लिया था, तो E1 को मैं क्या करने वाला हूँ, है ना, मैंने ऑलरेडी बताया था कि टेढ़ा मेढ़ा यदि होता है तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया जा सकता है। तो मैंने ये पी पॉइंट को मैंने क्या किया, अलोंग इस तरह से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया पी पॉइंट को बेस करके, और इस तरह से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, मतलब इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब देखो E1 का बारी है, E1 उस तरफ जा रहा है। E1 को डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये जानते हैं थीटा ये, मैं पिछले वाला वीडियो में बताया था थीटा ये है, तो थीटा ये हो जाएगा। ओके, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो E1 का एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ दैट इज E1 cos थीटा, अलोंग में इसको P, इसको x ले लेगा P x डैश। सिमिलरली E1 का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड E1 sin थीटा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ cos जाता है, जिसका थीटा नहीं होता उसके साथ sin जाता है। ओके, सिमिलरली जो Q1 जो नेगेटिव चार्ज माइनस Q P के ऊपर जो इंटेंसिटी दे रहा है उसका डायरेक्शन हमने इसका वैल्यू को E2 से शो किया, उसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, और उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलोंग एक्स और अलोंग वाई में दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। इसके लिए एंगल, यदि ये एंगल थीटा होता है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा। और मैंने इसका बारे में बताया था कि यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है तो ये लाइन को यदि हम एक्सटेंड करते हैं इस तरह से दैट इज ट्रांसवर्सल, और ये उसका क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। सिमिलरली तो E2 को भी दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक हो गया थीटा के साथ में E2 cos थीटा और एक हो गया E2 sin थीटा। देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों का डायरेक्शन देखो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम चल रहा है। तो क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट चल रहा है, तो P पॉइंट में दोनों वर्टिकल कंपोनेंट मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे को कोई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। लेकिन देखो हमारा एक कंपोनेंट E1 cos थीटा ऑफ E1 एंड E2 cos थीटा ऑफ E2 दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अलोंग P2 x डैश, मतलब दोनों का इंटेंसिटी इसमें क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो यदि मैं बोला रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू सम ऑफ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और मैंने तुमको क्या बताया था, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन चल रहा है तो उसी के लिए मैं वेक्टर सिंबल हटा चुका हूं ऑलरेडी। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि cos थीटा कंपोनेंट ही ऐड होने वाले हैं। इसका कारण यह है कि sin थीटा दोनों का एक दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट कट गए। अब देखो E1 cos थीटा भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, E2 cos थीटा भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। दैट मींस बोथ द कंपोनेंट्स गेट्स एडेड और फाइनली हमको रिजल्टेंट मिलेगा E रिजल्टेंट इक्वल्स टू E1 cos थीटा, सेम डायरेक्शन में है उसीलिए E2 cos थीटा के साथ ऐड हो जाएगा। मैंने तुमको अभी बताया था कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। दैट मींस मैं क्या कर सकता हूँ, E1 के जगह में E2 के जगह में E1 लिख सकता हूँ। चलो मैं E2 के जगह में E1 ले लेता हूँ, तो कितना हो गया E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, ठीक है। दैट मींस 2 टाइम E1 cos थीटा, ठीक है। अब एक काम करो 2 रहने दो, E1 का वैल्यू E1 E2 में से दोनों में से वो वैल्यू तो सेम आ रहा है, दैट इज 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब एक काम करो इस ट्रायंगल में से cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, मान लो AOP, देखो ये ला डार्क कर देता हूं, या एक काम करो AOP ट्रायंगल में से यदि मैं cos थीटा ले जाऊं, साइड में मेंशन करके मैं नोट्स भेज दूंगा, तो AOP ट्रायंगल को देखो
और यहाँ पे मैं यदि cos थीटा निकालता हूं तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 2 मिनट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, थीटा जिसके साथ होता है उसमें से एक बेस होता है, बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं यदि cos थीटा का वैल्यू निकालू इन द ट्रायंगल, तो डायग्राम देखो, cos थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब l डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, l डिवाइडेड बाय, cos थीटा की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जरा सिंप्लीफाई करो, देखो न्यूमरेटर टर्म को देखो, ऑब्जर्व करो, ये 2 है, ये q है, ये l है। जरा सा मैं एडजस्ट करके लिख दे रहा हूँ, हालांकि नहीं लिखना चाहिए था, ये स्टेप तुम डायरेक्टली लिखोगे। तो मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लिया, और इसको q इंटू 2l लिख लिया, ये q हो गया और ये l इंटू 2 हो गया 2l, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और ये भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लेकिन पावर यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है। इसको एडजस्ट करके लिखने से हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब 3/2। इसका मतलब हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 1 है, और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर हाफ है, रूट मतलब हाफ हो गया, ऐड करके इतना आ गया। नेक्स्ट इसके बाद से हमारे यहाँ पे फिर आइडियल डाइपोल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ऊपर वाला लिख लेते हैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऊपर का p हो जाएगा, बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, नहीं, ओके। तो इधर का मिटा देता हूं। अब जरा ध्यान देना है, अब रिमेनिंग टर्म जो बन गया, ये फॉर आइडियल डाइपोल यदि कंडीशन लेते हैं, तो फॉर आइडियल डाइपोल, यदि डाइपोल आइडियल हो जाए, तो मैंने क्या बताया था, 2l मतलब डाइपोलर लेंथ टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मतलब डेफिनेटली l स्क्वायर तो पूरा करीबन 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस छोटा क्वांटिटी का स्क्वायर करने से पूरा ही छोटा हो जाता है। मतलब ये एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा रहा हूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा p डिवाइडेड बाय, देखो रे l को नेग्लेक्ट कर रहा हूं नीचे से, इसलिए नेग्लेक्ट कर पा रहा हूं कि ये बहुत छोटा क्वांटिटी हो, दिखाई पड़ रहा है, तो नहीं दिखाई पड़ रहा, देख लेना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि l बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उसको डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं। हटा देने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं, उसमें ऐड हो रहा है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो r स्क्वायर का पावर 3/2 बच गया, r स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया r3। तो इस तरह से E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r3। डायरेक्शन किधर चल रहा है देखो तो, along p x, along p x। देखो ये सब मिल करके इधर ही, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं, और यहाँ पे यदि कोई चार्ज को रखोगे लगेगा कि इस तरफ नेट फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई हो रहा है। ओके, अब जरा सा डाइपोल मोमेंट के साथ इसका कंपेयर कर दो। डाइपोल मोमेंट के साथ कंपेयर करने से क्या दिख रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, यहाँ से p से x, मतलब ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से उल्टा चल रहे हैं, जबकि एक्सियल लाइन में दोनों सेम चल रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, ना गर्मी करा रहे हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी कभी दे भी देता है। अब एक काम करते हैं, ये एक्सप्रेशन देख लेना आइडियल डाइपोल के लिए। अच्छा, याद करो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला केस में क्या हुआ था, यदि एक डाइपोल है, 2 मिनट है, एक डाइपोल है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तुम पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, ये हो गया एक्सियल लाइन, ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। यदि सेंटर ऑफ डाइपोल से मैं एक्सियल में मान लो 5 मीटर का दूरी जाता हूं, और इक्वेटोरियल में भी 5 मीटर का दूरी जाता हूं, मैं बोला दोनों से सेम दूरी जा रहा हूं सेंटर ऑफ डाइपोल से, मेरे को कहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस होगा, कितना ज्यादा होगा। तो हम लोग एक्सियल वाला एक्सप्रेशन क्या लिखे थे, याद करो, ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r3 था, और ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r3। इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक्सियल वाला में r दूरी जाएंगे, एक्सियल वाला सेंटर ऑफ डाइपोल से r दूरी जाएंगे, जितना स्ट्रेंथ महसूस होगा, है ना, उसका आधा ही स्ट्रेंथ हमको महसूस हो रहा है इक्वेटोरियल वाला में। देखो यहाँ पे, यदि यहाँ से 5 मीटर जाऊं, जितना स्ट्रेंथ महसूस होगा, इक्वेटोरियल में 5 मीटर जाएंगे तो उसका आधा स्ट्रेंथ महसूस होगा। या तुमको एक काम करो, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल का रेशियो निकाल लो, ये दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बच गया
ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम ई इक्वेटोरियल। मतलब सेम दूरी के लिए इक्वेटोरियल में यदि हम पॉइंट रखते हैं और सेम दूरी एक्सियल में रखेंगे तो एक्सियल में मेरे को 2 गुना स्ट्रेंथ महसूस होगा उतनी ही दूरी पे जितना दूरी पे हमने एक्सियल में रखा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि तुम्हारा बन सकते हैं। इसके लिए याद रखना है कंपोनेंट डिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड सेम हो जा रहा है लेकिन डायरेक्शन इधर उधर रह रहे हैं, ठीक है। तो इसको जरा अच्छा देख लेना, मैं इसका नोट्स भेज दूंगा लिखने का कैसा लिखना है। बाकी प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है।